सकते हो, अगर कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हो, डाउट होता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का, क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। अब क्लास को कंटिन्यू करने के पहले आपको पता ही है, लास्ट क्लास से मैंने लिया था, शुभम सर अभी लीव पर है, तो आज की क्लास मैं ले रहा हूँ, अगली क्लास आपके शुभम सर ही लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास से शुभम सर कंटिन्यू करते हैं, आज वो मैं क्लास लेता हूँ। पोल के बारे में आपको पता ही है कैसे आंसर करना है, कर ही रहे थे लास्ट क्लास में भी आप लोग, तो आज भी सारे आंसर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कैसे आंसर करना है ये आपको पता है, काफी दिनों से क्लास कर रहे हो तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, अभी देखते हैं कि लास्ट क्लास में सीखा क्या था। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, दो चीज हमने सीखा था। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपको अभी सर घन होने का मतलब चाहे वो नंबर हो, कोई संख्या हो, चाहे वेरिएबल यानी चर हो, अगर किसी भी चर या अचर के ऊपर पावर 3 लगा दें तो इसी को घन कहते हैं। घन का मतलब घात 3, और घात 3 का मतलब क्या होता है सर, इसी नंबर को 3 बार गुना करना। बस यहाँ पर कंफ्यूज मत करना कि 3 से गुना नहीं करते, 3 बार गुना करते हैं। उस संख्या को 3 बार लिखिएगा और उसको गुना कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, सर 2 का घात 3 कितना होगा, 2 का घात 6 नहीं होगा। ऐसा मत करना कि सर 2 को 3 से गुना कर देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप कहोगे सर 2 का घात 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो यही आपको बताया था, 2 का 3 बार गुना करोगे आपका 8 मिल जाएगा। ठीक है, 2 गुनी 4, 4 गुनी 8। ठीक है, इसके बाद चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का घात 3, 5 का घन, इसका आंसर क्या बोलोगे आप लोग, बताइए। 5 का घन, तो आपको याद भी करने दिया था कि 1 से 10 11 तक के याद कर लीजिएगा, 125। वेरी गुड, तो एक बच्चे का आंसर आ भी गया। तो 5 का घन मतलब आपको सर 5 को 3 बार गुना करिए, 5 को 3 से मत गुना कर देना, 15 मत बोलना। आप कहोगे सर 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 125। ठीक है, 125। तो ये तो हुआ घन का बात। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं, तो क्यूब रूट जस्ट इसका उल्टा होता है। क्यूब रूट मतलब क्या, अगर आपको पता है सर 5 का हमने घन किया, 5 का जब हमने घन किया तो हमें 125 मिल रहा था, तो 125 का अगर हम घनमूल करेंगे तो घनमूल कर देंगे, जैसे वर्ग वर्गमूल भी एक दूसरे का रिवर्स होता था, तो घन घनमूल भी वैसा ही है। तो 5 का घन करने पर 125 मिल रहा है, तो 125 का घनमूल करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो घनमूल कहने का मतलब वह संख्या जिसका घन करने पर ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि हाँ, अच्छा इसका लिखने का तरीका भी देख लो, सिंबल कैसे लिखते थे ये भी आपको बताया गया था, स्क्वायर रूट के जैसा ही लिखेंगे। अगर मुझे 125 का घनमूल चाहिए तो ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज और था कि सर यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि सर ये वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है। और इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या 3 बार अंदर में मल्टीप्लाई रहेगा, तो 125 को आप लिख सकते हो सर 5 इंटू 5 इंटू 5, या भाज्य गुणनखंड करके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 3 बार 5 है तो एक बार बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 भी लगा दोगे तो यहाँ पर एक बार बाहर आएगा, तो ये आंसर आएगा 5। तो घन घनमूल बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया है। अगर मैं आपसे कभी ऐसा देता हूँ, मान लो एक बड़ा सा नंबर दे दिया जिसमें आपको ऐसा लिख के मैं देता हूँ कि 15 का घन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3375। ठीक है, ये याद कर लेना। 1 से 10 तक के तो आपको याद करवाया ही था, बोला था कि याद कर लीजिएगा, मस्ट है। उसके बाद 11, 12 और 15, ये 3 नंबर के मैंने बोला था कि याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है आपके कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 15 का घन करने पर 3375 मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3375 का मुझे घनमूल बताइए, तो आंसर क्या आएगा आपका, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं आप लोग, बताइए क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका। 15, तो एक बच्चे ने बोला है सर 15 आएगा। तो 15 का अगर आपको पता है सर घन कर दें तो 3375 आएगा। तो 3375 का अगर हम घनमूल करें तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर 15 बन जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर 15 बनेगा। तो एक दूसरे का रिवर्स से ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी पे बेस्ड में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। रिकॉल क्वेश्चन है, आपको पता है हर क्लास के शुरू में एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, तो ट्राई करिएगा सभी लोग आंसर देने की, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिएगा। इतना क्लियर है तो एक बार मुझे पहले वाई लिख के कंफर्म करिए, क्या इतना क्लियर है अभी तक जो भी मैंने याद दिलाया आपको लास्ट क्लास का। हाँ जी, लास्ट क्लास में और डिटेल में सीखा था, बस आपको छोटा सा एक रिविजन करवा रहा था। ठीक है, नाइस। तो क्वेश्चन है 1331 का घनमूल क्या होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को याद है ना, अब आपको याद आ रहा होगा कुछ चीज मैंने आपको पढ़ाए थे, तो अगर याद है तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर नहीं याद है
तो थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, बस हड़बड़ी मत करो, ठीक है। सोच के आंसर करिएगा, आपका आंसर सही होगा। बेसिक सा फंडा यही है, ठीक है। सोच के आंसर करोगे, सॉल्व करके आंसर करोगे, सही होगा। बस एक गेस लगाएंगे तो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो सोच के आंसर कीजिए। जो भी आपका आंसर होना चाहिए उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए आपके पास, इस रीजन से हमने आंसर किया। 1331 का घनमूल पूछा जा रहा है हमसे, क्यूब रूट। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, 1331 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। इसको और मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स के भाषा में कुछ ऐसा लिखेंगे, 1331, यहाँ पर ऐसा सिंबल लगा देंगे, क्योंकि घनमूल की बात की जा रही है तो यहाँ पर पावर 3 कर देंगे, ऐसा। देखिए 14 आएगा, 21 आएगा, 16 आएगा या फिर 11 आएगा। तो एक बच्चे का आंसर आया है अभी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिस बच्चे ने भी दिया आंसर, आपका बिल्कुल आंसर सही है। हाँ जी, बाकी बच्चे 2 आंसर आ गए हैं, नाइस। 2 आंसर आ गया है अभी तक। या तो आप अभाज्य गुणनखंड करोगे या फिर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। और ये डेटा क्यों लिया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे डेटा कई बार यूज किए गए, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद कर लोगे तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 5 आंसर आ चुका है। अभी 2 बच्चे और हो क्लास में, आप 2 आंसर करोगे, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी 2 बच्चे और है क्लास में, आंसर कीजिए। एक बच्चे और हो, लास्ट। बस आपका आंसर आता है, 10 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, ओनली 10 सेकंड। लास्ट, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छी बात है कि मोस्टली सभी ने आंसर किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो सही है, 1-2 आंसर मुझे गलत दिख रहा था, तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा ना। चलो ठीक है, इसको देखते हैं कैसे आंसर सोचेंगे हम लोग। सबसे आसान तरीका, 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो, 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो, अगर आपको इतना याद हो कि सर 11 का घन, 11 का घन याद है अगर कि 1331 होता है, अगर हमें याद है तो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको याद करवाया था मैंने, लास्ट क्लास में बोला था कि याद कर लीजिएगा। 11 का घन अगर 1331 होता है, तो इसका मतलब 1331 का घनमूल जो होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है, क्योंकि दोनों रिवर्स होते हैं, 11 का घन करेंगे तो 1331 मिलेगा, तो 1331 का घनमूल कर दोगे, आपका आंसर 11 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो तब आंसर करेंगे जब सर हमें याद होता, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमने बस 10 तक के याद किए, 11 का नहीं याद हो एग्जाम के समय, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे डेटा आते हैं जो जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे आप। लेकिन अगर नहीं याद है तो भी मैं बता देता हूँ, आप इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसा करते हैं, आप सोचोगे कौन से अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है सर, लास्ट में 1 है, विषम संख्या है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 3 7 1 8 मिल रहा है, अंकों का योग 8 हो रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। चेक करोगे 7 से डिवाइड करके, तो 7 से भी नहीं कटेगा, आप डिवाइड करके देखना, 7 से नंबर नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, तो 11 से चेक कर लेते हैं, आप 11 से इसको भाग लगाओगे, आप कहोगे सर 11 एक कम 11, 12 13 2 बच गया, 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, ठीक है, एक बच गया, 11 हो गया, 11 एकम 11, 121 बार में कट जाएगा। 1331 को 11 से भाग लगाएंगे, 121 बार में कटेगा। फिर 11 से भाग लगाओगे, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, इतना मिलने के बाद आपको याद आ जाएगा कि 121 11 का वर्ग होता है, तो 11 बार में कट जाएगा। और यहाँ से 11 एकम 11, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर 1331 जो है, यह 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। इस पे आप जब घनमूल लगाओगे तो इसका मतलब कुछ घनमूल ऐसे बनेगा, 3 बार संख्या गुना में है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यही रूल आपको बताया था, ठीक है। अगर 3 बार संख्या गुना में है सेम नंबर, तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, जिन 2-3 बच्चों का आंसर गलत था, अच्छा जिनका सही था वेरी गुड, जिनका गलत भी हुआ अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, लेकिन अगर आंसर गलत हुआ तो मुझे बताओ, क्लियर हो गया, यस या नो?
समझ में आया? कोई भी डाउट है तो लिख के बताइए। दोनों ही मेथड से, अगर डायरेक्ट याद है तो भी आंसर कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं भी याद है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है सर अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके बारे में सीखेंगे, इससे रिलेटेड और क्या क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय कहने का मतलब क्या हुआ? जो परिमेय नहीं है। ठीक है, अभाज्य मतलब क्या हुआ? जो भाज्य नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित कहने का मतलब क्या हुआ? जो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, जो परिमेय संख्या नहीं होंगी वो अपरिमेय होगा। एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसको छोड़कर बाकी सभी जो परिमेय संख्या नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्या के श्रेणी में चली जाएंगी। ठीक है, जो भी परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। अब अगर परिमेय से उसको रिलेट कर रहे हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि सर परिमेय क्या है। और परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आपने ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। तो ये जो डेफिनेशन लिखा गया परिमेय संख्या के लिखी गई है कि ऐसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो संख्या p बटा क्यू के रूप में दिखे। आप देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में दी जाए। ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, भले ही वो p बाई क्यू के रूप में ना दिखे हम। जहां पर जरूरी ये है कि p और q दोनों ही अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही पूर्णांक यानी इंटीजर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। q का वैल्यू यानी हर का वैल्यू, जो q है आपका, उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में जीरो चलेगा, अंश में जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब p का वैल्यू जीरो हो सकता है, हर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए, पहले एक चीज नोट कर लो, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? अगर मैं लिखूं जीरो, बिल्कुल जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक इंटीजर होता है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर लिखूं इधर, एक, दो, तीन, चार, ऐसे सारे नंबर लिखूं, अनंत तक बढ़ते जाऊं, तो ये सारे पूर्णांक है। इधर मैं -1 लिखूं, -2 लिखूं, -3 लिखूं, इस तरीके से, तो आपको सर ये पूरा जो कलेक्शन आपको दिख रहा है इतना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सभी अनंत तक चलते रहेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे जो चलते रहेंगे वो सारे के सारे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बस इतना बताइए कि 13 ये पूर्णांक है कि नहीं है, यस या नो? पूर्णांक है? बताओ, मुझे इतना बताओ। यस, 13 एक पूर्णांक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती वाले नंबर है। अगर मैं लिखूं माइनस का 509, यह पूर्णांक है? माइनस का 509 पूर्णांक है? तो आप बिल्कुल कहोगे सर यह भी एक पूर्णांक है। ठीक है, यह भी एक पूर्णांक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर √3, यह एक पूर्णांक है? √3, वर्गमूल 3, इसको पूर्णांक बोलेंगे? नहीं सर, इससे हम गिनती नहीं करते, ये ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक है, तो ये वाला पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, वर्गमूल वाले ऐसे नंबर जो रहेंगे, जो वर्गमूल नहीं सॉल्व हो रहा, वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो √3, √5, √7 ऐसे नंबर रहेंगे तो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारे पूर्णांक। चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अभी समझते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/5। ठीक है, एक एक करके समझते चलो। मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ 4/5। तो 4/5 को आप परिमेय संख्या बोलोगे या नहीं बोलोगे? इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली जो 4/5 है ये p बाई क्यू का फॉर्म का नंबर दिख रहा है ना, ये p बटा क्यू के रूप की संख्या दिख रही है, अंश बटा हर के रूप में दिख रहा है। तो आपको सर p बटा क्यू के रूप में ही दिख रहा है, जहां पर मुझे दिख रहा है सर p का वैल्यू कितना है, 4 है, और q का वैल्यू 5 है। मतलब हम कह सकते हैं p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू यहाँ पर 5 आया। तो 4 और 5 दोनों ही क्या आ गया हमारा, पूर्णांक आ गया। ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है, हर का वैल्यू जीरो नहीं है, नीचे में जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, यह परिमेय संख्या है। 4/5 एक परिमेय संख्या है। यस, क्लियर? तो ऐसा कोई भी नंबर जो p बटा क्यू के रूप में दिखेगा तो वो तो परिमेय होगा ही। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं और भी एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मुझे बताओ 2/-3,
ये परिमेय है, यस या नो? अब आप लोग आंसर बताओ, 2/-3, यस या नो? बताइए, 2/-3 परिमेय होगा कि नहीं होगा? मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ। तो ये p/q के रूप की संख्या है, साफ दिख रहा है सर। p का वैल्यू कितना हो गया? p का वैल्यू 2, q का वैल्यू -3, दोनों ही तो पूर्णांक है ना, तो आपको सर बिल्कुल यस, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी एक परिमेय संख्या। चलो और मैं इसको मिटाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कोई और नंबर, माइनस का 131/208, यह परिमेय संख्या है कि नहीं? p/q के रूप की दिख रही है, p/q के रूप में दिख रहा है। p का वैल्यू -131, q का वैल्यू 208, नीचे में जीरो नहीं है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है ना, यह एक रेशनल नंबर होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो p/q के रूप में दी गई हो डायरेक्ट, वो तो परिमेय होगा ही होगा, वो तो परिमेय होगा ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, ये साफ दिख रहा है। अब अगर मैं ऐसा नंबर लिखूं, बताओ, अगर मैं लिख दूं 0/5, यह परिमेय संख्या होगा क्या? बताइए, 0/5 परिमेय होगा कि नहीं होगा? यस होगा। आप कहोगे सर यह भी p/q का नंबर दिख रहा है, p/q का नंबर दिख रहा है। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 0 दिख रहा है, p का वैल्यू 0 दिख रहा है। q का वैल्यू कितना है? हर नीचे वाला नंबर, तो q का वैल्यू 5 है। तो p और q दोनों ही पूर्णांक है। आप कहोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक है, और q का वैल्यू 0 नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल q का वैल्यू 5 है, 0 नहीं है। p का वैल्यू 0 हो सकता है, p का वैल्यू 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि हर यानी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 तो हो ही सकता है। तो आपको सर बिल्कुल यह भी एक परिमेय संख्या था, तो 0/5 क्या होगा? बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, इसमें कंफ्यूज मत करो। चलिए अब अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख लू 3, मेरे पास एक नंबर है 3, तो 3 को परिमेय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यह परिमेय है, यस या नो? यस, पायल का आंसर आ रहा है यस। बाकी बच्चे बताइए, आपको क्या लगता है? देखो यही मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में दिखे आपको। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है एक, हाँ ठीक है, नो भी आंसर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज हमें नोट करना है, सर कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है x, तो इसको हम लिख सकते हैं x/1। ठीक है, किसी भी संख्या या वेरिएबल के नीचे में एक तो लगा ही सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमेशा नीचे में एक होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो 3 का वैल्यू हम बदल कर लिख सकते हैं सर, 3 को लिख सकते हैं 3/1, दोनों बराबर है। तो 3 को 3/1 लिख दिया, मतलब ये p/q के रूप में दिख रहा है। सर ये p/q के रूप में बदला जा सकता है, भले ही ये p/q के रूप में शुरू में नहीं दिख रहा था, लेकिन बदल कर लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको। जहां पर हम कह देंगे कि p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है, और q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू 1 है। 3 और 1 दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे पूर्णांक है, p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो आप कहोगे सर यह एक परिमेय संख्या ही है, बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या होगा। तो 3 क्या होगा? 3 एक परिमेय संख्या होगा। समझ में आया? क्योंकि 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। तो मैं कोई भी नंबर ले लूं, कोई भी प्राकृतिक संख्या लूं या कोई भी पूर्णांक ले लूं इन जनरल। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर और भी एग्जाम्पल, मैंने लिखा -105, यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब बताओ आप लोगों से, अब बताओ। आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं ना, -105 लिखकर नीचे में एक लगा दो, तो ये p/q के रूप में बदल गया ना, p/q के रूप का बन गया। तो आप कहोगे यस सर ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दू 209, तो आपको सर 209 क्या है? 209/1। ठीक है, 209/1, अगेन ये p/q बन गया, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया, चलो एक 10, ठीक है, बस 10 लिख दिया। तो 10 को बोलोगे सर 10/1 हो गया। तो अगर मैं लिख दू 5, तो आप बोलोगे सर 5/1 हो गया। मैं दू 13, तो 13 को लिख सकते हो सर 13/1। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे परिमेय संख्या भी होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि हर संख्या के नीचे में एक तो रहता है। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में हमने लिख दिया। बताइए दूसरा कंसेप्ट समझ में आया क्या? कि जितने भी पूर्णांक होंगे, इस टाइप के जो भी नंबर लिखे रहेंगे, वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। मैं लिख दू 13, 15, 20, 25, 18, 20, कुछ भी लिख दो, परिमेय संख्या होगा। यस, आगे बढ़े, अगला टॉपिक पर जाए, अगला एग्जाम्पल पर जाए। अब अगला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल कैसा है मेरा? अगर मैंने लिखा 2.5, एक दशमलव संख्या, जिसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं, हिंदी में दशमलव कहते हैं। ठीक है, ये कैसा नंबर है? दशमलव।
तो अगर मैं कोई दशमलव संख्या लूं तो दशमलव वाले संख्या परिमेय होते हैं क्या? यस या नो? 25/10। दीपक के नाम से एक बच्चे आपने लिखा है यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ कोई भी दशमलव संख्या को, ये समझिएगा, कोई भी दशमलव संख्या को आप भिन्न के रूप में बदलने के लिए आपने सीखा है। और भिन्न भी मिलता जुलता है, सेम नहीं होता, लेकिन भिन्न भी मिलता जुलता होता है सर परिमेय संख्या के रूप में। यह भी पी बटा क्यू या फिर ए बटा बी के रूप में आपने पढ़ा है, ठीक है, भिन्न भी पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है। तो आप कहोगे सर 2.5 को हमने सीखा है, क्या सीखा है आपने? आपको ये पता है कि सर इसको अगर हम बदलना चाहें, इस पॉइंट को आप हटाते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.5। आप इस पॉइंट को आप हटाओगे, तो जैसे ही हटाओगे नीचे में एक लगा देना। अब देखो कि सर पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 5 एक ही अंक है। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक अंक है दाएं तरफ, ठीक है, आपको दाएं तरफ देखना है, तो एक अंक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, तो बन गया 25/10। तो हम सिंपली कह सकते हैं सर 2.5 जो है इसको बदल करके लिख सकते हैं 25/10। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 5 से काट लोगे, नहीं भी काटोगे तो भी मुझे दिख रहा है कि सर ये पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, बदल गया ना। तो आप कह सकते हो 2.5 जो है इसको 25/10 लिखा जा सकता है, जो पी बटा क्यू के रूप की संख्या है। पी का वैल्यू सर 25 है जो कि एक पूर्णांक है, क्यू का वैल्यू भी 10 है जो कि एक पूर्णांक है, क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, तो आप कहोगे सर यह एक परिमेय संख्या है। तो 2.5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर नोट कर लो, क्या नोट करोगे आप, कि जितने भी दशमलव वाले नंबर हैं, ठीक है, जो भी दशमलव वाले नंबर होंगे इस टाइप के, वह सारे के सारे क्या होंगे, वो परिमेय संख्या होंगे, ठीक है, वो परिमेय भी होंगे, परिमेय भी होंगे, ठीक है, परिमेय संख्या भी होंगे दशमलव वाले नंबर। जैसे मैं हर को बदल कर सभी को बदल कर लिख सकता हूँ ना, जैसे मैं लिखा 2.9, 2.93, चलो ऐसे लिख दिया, इसको क्या बोलोगे, परिमेय है या नहीं? तो बिल्कुल होगा। आप इसको लिख सकते हो सर 2.93 को आप लिख सकते हो 293 बाई कितना लिखो नीचे बताओ, ये आप लोग बता दो, नीचे में कितना आएगा? आपको पता है पॉइंट है तो एक लगाएंगे 100 आ जाएगा, आपको पता है पॉइंट के बाद सर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो ये बन गया 2.93 कैन बी रिटन है, इसको लिखा जा सकता है सर 293/100, पी बटा क्यू के रूप में बन गया, ठीक है। तो आपको सर यह भी एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी दशमलव संख्या आप लिख लो वो परिमेय हो जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखा 4.97, 4.597, उसको लिखोगे सर 4597 बटा में 1000, क्योंकि 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा दिया, ठीक है, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, तो परिमेय संख्या हो गया। मैंने लिखा 2.8832, इतना बड़ा नंबर, तो आपको सर 28832 लिख दो, नीचे में कितना आएगा सर, 4 अंक है तो एक के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में बन गया, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ अगर मिल गया 1.38, इसका आंसर क्या आएगा? 138 के नीचे क्या लगाओगे आप? 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो बोलोगे सर 100 लग जाएगा। तो ये सारे पी बटा क्यू के रूप में बदले जा सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट वाला नंबर, बस इतना ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाला नंबर परिमेय संख्या होगा, ठीक है, पॉइंट वाला नंबर परिमेय संख्या होगा। चलिए ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। अगला इस टाइप का नंबर, वर्गमूल वाला नंबर, ठीक है। अगर हम वर्गमूल वाला नंबर लें, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है रूट का 49, ठीक है, रूट का 49, तो रूट का 49 को क्या बोलेंगे? वर्गमूल 49। इसको परिमेय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको आप समझोगे सर रूट 49 जो है इसको लिख सकते हैं 7 × 7, क्योंकि 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर इसको लिख देंगे वर्गमूल 7 × 7। अभी थोड़े क्लास पहले आपने वर्गमूल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, 7 अगर 2 बार गुना में है तो एक बार तो ये बाहर आ जाएगा, यही कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर वर्गमूल 49 जो है इसको हम लिख सकते हैं 7, और 7 को लिख सकते हैं 7/1, ठीक है, किसी एक बच्चे ने लिखा भी था, ठीक है। तो वर्गमूल 49 को हमने बदल करके लिख दिया पी बटा क्यू के रूप में। तो यहां से क्लियर है कि रूट 49 जो है पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है, हेंस यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो वर्गमूल वाला ये जो नंबर है ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं और एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा रूट का 25, रूट का 25 परिमेय संख्या है क्या? यस या नो? रूट 25 बोलेंगे सर ये क्या है, 5 का वर्ग है, 5 × 5 करने पर कितना मिलता है, 25 मिलता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5, और 2 बार गुना है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 25 को हमने बदल करके क्या लिख दिया, रूट 25 बन गया 5, और 5 को हमने लिख दिया 5/1, ठीक है।
तो आपको सर ये पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है। √25 को हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, इसलिए कह सकते हैं √25 जो है वो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो √25 भी क्या होगा, एक परिमेय होगा। क्लियर हुआ इतना? वर्गमूल वाला ऐसा नंबर भी परिमेय होगा। क्या वर्गमूल वाले सारे नंबर परिमेय होंगे? क्या वर्गमूल वाले सारे नंबर परिमेय होंगे? नहीं। ठीक है, सारे नंबर परिमेय नहीं होंगे। जैसे कि यहां पर अब एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा √7, ये समझिएगा। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया √7, तो √7 का रूट नहीं हटेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर जो वर्गमूल है, अब अंदर में वर्गमूल के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो वर्ग है किसी नंबर का, मतलब √7 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो √7 ही रहेगा, ये कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इसको आप अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखना भी चाहो तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको भी पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे, आपने बोला ना कि नीचे में 1 लगा दीजिए, तो आप लगा दोगे यहाँ पर, इसको लिख दिया √7/1। अभी देखो पी बटा क्यू के रूप में तो बन गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसको पी बटा क्यू के रूप में आप अगर लिखोगे तो पी का वैल्यू कितना आ रहा है? पी का वैल्यू √7 आ रहा है। क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? क्यू का वैल्यू 1 आ रहा है। क्यू का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 तो ठीक है पूर्णांक है, लेकिन रूट का 7 क्या बोलोगे? सर ऊपर में जो नंबर दिख रहा है वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ऊपर वाला नंबर पूर्णांक नहीं है, अंश पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी है कि अंश पूर्णांक हो, पी का वैल्यू पूर्णांक हो, तो हम कहेंगे सर ये संख्या कैसा है? परिमेय नहीं। ठीक है, तो √7 को क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखता हूँ √7 परिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है इसलिए क्या कहेंगे? अभी बताया था ना, जो संख्या परिमेय नहीं है उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। ठीक है, तो अभी यहां से आप कहोगे सर ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। तो जो संख्या परिमेय नहीं है उसको हम अपरिमेय कह देंगे। समझ में आया कि √7 कैसा नंबर है? अपरिमेय। क्लियर? यस और नो? अब मुझे बताओ √5 को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए है आपके लिए परिमेय, ऑप्शन ए है आपके लिए परिमेय यानी रेशनल, ऑप्शन बी है आपके लिए अपरिमेय। √5 को आप क्या बोलोगे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ √5 के लिए, परिमेय या अपरिमेय, ए या बी? बी है ना, साफ दिख रहा है सर। √5 सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये नहीं सिंप्लीफाई होगा, रूट नहीं हटेगा इसका। ठीक है, तो आपको सर इसको अगर हम पी बटा क्यू के रूप में लिख भी दे, अगर कोई बच्चा लिखना भी चाहे तो इतना ही लिखेगा ना। आपको सर यहाँ पर पी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? देखिए पी का वैल्यू √5 है ना, पी का वैल्यू √5 है जो कि पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आपको सर ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, तो आपको सर ये क्या है? परिमेय भी नहीं है, यानी आपने क्या बोला? अपरिमेय। ठीक है, तो √5 को क्या बोलेंगे? सर ये वाला नंबर अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो अपरिमेय। चलिए अगला एग्जाम्पल √5 + 3 लिखा गया है, इसको भी वही सोचो। अगर मैं लिख दूं ऐसे √5 + 3 बटा में 1, तो अगेन दिख रहा है सर पी का वैल्यू कितना है? इसको हम पी बटा क्यू में अगर लिख भी दें तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √5 + 3। √5 + 3 पूर्णांक है क्या? आपको भी सर इसको हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के फॉर्म में नहीं लिख सकते कि ऊपर में पूर्णांक आ जाए नीचे भी पूर्णांक आ जाए, ऐसा लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको सर ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, तो आपको सर ये कैसा है? पूर्णांक नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर? √5 + 3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो वर्गमूल वाला नंबर दो टाइप का आपने देखा, या पहले ये डेफिनेशन देख लो कि अपरिमेय संख्या को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। परिमेय में क्या बोला था? वह सारी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय में क्या बोल दूंगा? वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू का वैल्यू 0 नहीं। ठीक है, मतलब कि आप बोलोगे सर हम पी बटा क्यू के रूप में तो लिख ही देते हैं, √3/1 तो लिख ही दिया, लेकिन पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांकों के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पूर्णांक बटा पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर पी बटा क्यू, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हो, ऐसे फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। √3 को आप कभी नहीं लिख सकते, √3 को लिखोगे तो √3/1, यहाँ पर पूर्णांक कहाँ आया? नहीं आया पूर्णांक। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है, तो ये सारे √7 अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। √2 + √3 को आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतनी बातें क्लियर है जो मैंने अभी बताया आपको? बताइए, इतना तक क्लियर है सभी को? यस? तो यहां पर एक चीज और समझिएगा, वर्गमूल वाला नंबर को मैं दो तरीके से समझा रहा हूं, दो टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नंबर ऐसा लूं, √5 मैंने लिया,
रूट का 5 को आप सभी ने क्या बोला, इससे रूट का 5 जो है अपरिमेय संख्या है ना। अभी आपने बोला सर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। वही अगर मैंने ऐसे लिखा था रूट का 49, तो रूट का 49 क्या बोलोगे सर, ये तो सॉल्व होकर 7 आ गया था हमारा, रूट 49 तो 7 आ जाएगा, और 7 को हमने 7/1 लिख दिया, तो यह परिमेय संख्या हो गया। तो रूट को देख के आपको जल्दी से डिसाइड नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्गमूल वाला नंबर दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। वर्गमूल देखो यहाँ भी लगा हुआ है, वर्गमूल यहाँ भी लगा हुआ है। एक बार हमारा आंसर अपरिमेय आ रहा है, एक बार हमारा परिमेय आ रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि वर्गमूल के अंदर कैसा नंबर लिखा गया है। तो वर्गमूल के अंदर कैसा नंबर लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा संख्या परिमेय हो रहा है कि अपरिमेय हो रहा है। तो सिंपल सा चीज ये समझिएगा, ये समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, अपरिमेय और परिमेय कैसे हम बहुत जल्दी से समझ पाएंगे। अगर अपरिमेय संख्या कोई होगा तो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर नीचे नंबर लिखा गया है, मतलब ये समझना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहने का मतलब पूर्ण वर्ग पहले समझ लो कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे अगर मैं 1 का वर्ग करूं, यहाँ पर सुनो, अगर मैंने क्या किया, मैं 1 का वर्ग कर रहा हूं, तो आपको सर 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा, 1 गुना 1, है ना। अगर मैं 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग आप लोग मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, 2 गुना 2 कितना आएगा, 4, है ना। आपको सर 2 गुना 2 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 गुना 3 9, 4 का वर्ग कर दे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ये सारे संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग है, 1 4 9 16 किसी न किसी पूर्णांक का वर्ग है। आपसे अगर मैं पूछूं 25 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 25 किसी नंबर का वर्ग है, यस या नो। आप बिल्कुल बोलोगे यस सर, याद है मुझे कि सर 5 का वर्ग करने पर 25 मिलता है। तो 25 क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, इसको कहेंगे सर पूर्ण वर्ग, ठीक है। उस तरीके से जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे रखे हैं ये सारे पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आया, वह संख्या जो किसी न किसी पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 81 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं, मुझे बताओ, यस या नो। आपको वर्ग 20 तक के याद रखना ही है कम से कम, ठीक है। तो आपको पता है 81 जो है 9 का वर्ग है, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है सर 9 गुना 9 करने पर 9 स्क्वायर बनेगा और ये 81 के बराबर होता है, मतलब 9 का वर्ग 81 होगा। तो 81 क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, है ना। आप बोलोगे सर यह क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 क्या है, पूर्ण वर्ग है। समझ में आया। मैं आपसे लिखा 64, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, बताओ। 8 का, है ना। तो आपको होगा सर 8 का वर्ग करने पर 64 मिलता है, तो 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि मुझे बताओ 14 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 14 मिला था आपको कभी, सोचो थोड़ा। किसी भी दो सेम नंबर को, एक ही संख्या को 2 बार गुना करके 14 मिला था क्या, नहीं मिला था, ठीक है। आपको पता सर कभी भी ऐसा नहीं आया कि इस संख्या को वर्ग कर दो तो 14 मिलता है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये कैसा है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 14 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं लिखो 5, किसी भी संख्या का वर्ग 5 नहीं होता, तो आपको सर 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं लिख दूं 20, चलो इसी में मैं लिखता हूं, मान लो अगर मैंने लिखा 20, मुझे आप लोग बताओ 20 कैसा है, पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं। ऑप्शन ए है आपके लिए पूर्ण वर्ग, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सारी चीजें। ऑप्शन ए है आपके लिए पूर्ण वर्ग, ऑप्शन बी आपके सामने पूर्ण वर्ग नहीं। 20 के लिए आप क्या बोलोगे, 20 कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं। हाँ जी बताइए, चैट में लिख दो अपना आंसर, ए या बी, बस इतना लिखना है आपको, ए की बी। देखो 4 का वर्ग करोगे तो 16 मिलेगा, इतना पता ना सर, 4 का वर्ग करेंगे, बी है ना। चलो ऐसे समझ सकते हैं सर, जब हमने 4 का वर्ग किया था तो 16 मिला था, 5 का वर्ग किया था तो 25 मिला था, मतलब 16 और 20 के बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। 16 से 25 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये सारे नंबर पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगे, किसी भी नंबर को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या
हाँ 20 नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूछूं यहाँ से, मुझे इतना बताओ, अगर मैंने लिखा 36 पूर्ण वर्ग है या नहीं, यस या नो, 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, यस या नो। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? हरियाणा के नाम से एक बच्ची, आपका माइक ऑन था, ठीक है। अभी बताइए 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, यस या नो, बस इतना आंसर देना है आप। पहले पूर्ण वर्ग पहचानना सीखो, फिर टॉपिक आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 का वर्ग, ठीक है। तो 36 क्या होता है, 6 इंटू 6, वर्ग आपको याद रखना है 36। तो आप कहोगे सर यह संख्या कैसा है, एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 एक पूर्ण वर्ग कहलाएगा। वही अगर मैं 35 लिख दूं, तो 35 किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके, सोचो कोई दो सेम नंबर को गुना करके 35 ला सकते हैं क्या? अलग अलग नंबर नहीं सोचना, 5 इंटू 7 से 35 आ जाएगा, लेकिन आपको सोचना है सेम नंबर, ठीक है। दो सेम नंबर को गुना करने पर 35 नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपको सर 35 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है, 35 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इतना मुझे बताओ, अभी तक आपको पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आया कि कौन कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग समझ में आया, कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो सिंपली ये समझिएगा, वह सारे नंबर जो किसी न किसी पूर्णांक का वर्ग होगा वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। वो संख्या जो किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हो। तो यहां से हम दो चीज कह सकते हैं, सर अगर हमारे पास दो केस बनता है, यहां पर समझिएगा दोनों ही केस। अगर हमने कुछ ऐसा बनाया, वर्गमूल ले लिया हमने और यहां भी वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल के अंदर एक बार हमने लिखा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक बार हमने लिखा पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं, पूर्ण वर्ग जो नहीं। दो चीजें हो सकती है, या तो पूर्ण वर्ग रहेगा फिर पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। तो अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा तो ऐसा वाला सारा नंबर परिमेय हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वाला सारा नंबर परिमेय हो जाएगा। लिख लीजिए अपने कॉपी में, अगर कोई नंबर जो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसा वाला नंबर अपरिमेय हो जाएगा। सिंपली आप इतना देख लोगे, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा, ऐसा वाला नंबर अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण वर्ग रहेगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बेसिकली ये है कि सिंप्लीफाई हो जाता है वो, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सरल हो जाएगा और वर्ग हट जाएगा, ठीक है, सिंपल वर्गमूल हट जाएगा। अब एग्जाम्पल से करते हैं इसको, दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा पूर्ण वर्ग 49, चलो 49 पे तो काफी बार हमने कर लिया है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 169, अब इसको आप क्या बोलोगे, सर मुझे याद होना चाहिए, मुझे बताओ 169 किसी का वर्ग है क्या? 169 कौन सा संख्या का वर्ग है, बताइए? 13 का, बहुत बढ़िया। तो आपको पता था 13 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब 169 जो है वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, 13 का वर्ग 169 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग है। अब हम उतना सिंप्लीफाई भी नहीं करें तो सिंपली बोल सकते हैं, इतना देख के बता सकते हैं, सर अंदर में पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब यह परिमेय वाला है, ठीक है। तो सिंपली इतना देखकर नहीं बोल दोगे सर ये परिमेय। बाकी कोई आपसे पूछे कि एक्सप्लेन करके बताओ, तो आप कहोगे सर इसका सॉल्व करेंगे, 13 गुना 13 आएगा और सिंप्लीफाई होकर 13/1 बन जाएगा, ठीक है, 13/1 बन जाएगा, तो p/q के रूप में आ गया, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर √81, तो √81 क्या है, √81 को क्या बोलेंगे सॉल्व करके, ये 9 गुना 9 है, ठीक है। तो 81 जो है 9 का वर्ग है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग है तो कहेंगे सर ये 9 बन जाएगा, 9/1, तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे परिमेय वाले नंबर मैंने लिखे। इधर मैं लिख रहा हूँ क्या, इधर मैंने लिखा वर्गमूल के अंदर मैं लिखा 20, आप कहोगे सर 20 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं होता, किसी भी नंबर का वर्ग 20 नहीं होता। तो आप क्या कहोगे, सर ये संख्या कैसा हो जाएगा, ये 20 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, किसी भी नंबर को देख लो ना आप, गुना करके 2 बार सेम नंबर को गुना करके 20 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 20, तो आप कहोगे सर ये नंबर सीधे हम बोल सकते हैं अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या, ठीक। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मान लो कोई बच्चा इसको सिंप्लीफाई करेगा, सरल करेगा, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल 20 बराबर 5 गुना 2 गुना 2, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2√5। देखो वर्गमूल रह गया ना, तो वर्गमूल सिंप्लीफाई नहीं होगा, वर्गमूल रह गया, इसको आप लिखोगे अगर ऐसे, तो ऊपर में एक इंटीजर नहीं मिलता, एक पूर्णांक नहीं मिलता, तो कहेंगे सर ये कैसा है, अपरिमेय, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ दिख जाएगा कि सर ऊपर में पूर्ण वर्ग नहीं है,
तो अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि पाई कैसा नंबर है, ये मुझे बताओ। पाई कैसा नंबर है? परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। पाई को आप क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय संख्या या अपरिमेय है? तो पाई को हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। परिमेय एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। क्यों? देखो, पाई का वैल्यू आपने कई बार सुना होगा कि पाई का वैल्यू कितना होता है, मुझे बताओगे नहीं? पाई का वैल्यू कितना पढ़ा है आपने? पाई का वैल्यू आपने कितना पढ़ा है? ये तो आसान है ना। आपने कई बार पाई का वैल्यू यूज किया होगा एरिया ऑफ सर्कल में, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में, परिमाप निकालने में। तो पाई का वैल्यू हमारा होता है 22/7। बढ़िया, तो 22/7 लिख दिया हम। ठीक, तो यहां से आप कह सकते हो सर इसको पाई को हम p/q के ऊपर तो लिख ही सकते हैं। ठीक, तो ये तो परिमेय होना चाहिए। या फिर आपने सोचा कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 3.14 होता है। एक सेकंड, तो आपको कहोगे सर ये भी तो दशमलव संख्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या परिमेय हो जाती है, क्योंकि उसको हम 314/100 लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोचे, तब तो ये परिमेय होना चाहिए, तब तो ये परिमेय होना चाहिए। जबकि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो ये मैं आपको अब अपरिमेय बता रहा हूँ। तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, गलत नहीं बोल रहा। ये समझिएगा कि जो अब तक आपने पढ़ा है ना कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 3.14 होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। हमें लिखना चाहिए पाई का लगभग मान 22/7 या 22/7 होता है, 3.14 होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है, वो अनंत तक जाता है। ठीक है, अनंत को भी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आपको पता है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। लगभग मान पाई का जो होता है, हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए। अगर मुझे पता है एक्स का वैल्यू 2 है तो ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे पता है कि एक्स का वैल्यू लगभग 2 है, तो कुछ लिखने का तरीका ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स लगभग 2 के बराबर है, तो लिखना चाहिए कुछ ऐसा, ऐसा 3.14। एक सेकंड, लिखना चाहिए था हमें कुछ ऐसा 3.14, या फिर पाई का लगभग मान 22/7 होता है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, चलो 22/7 ही यूज करेंगे। बस 22/7 यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई का मान एक्चुअल में तो अपरिमेय है, लेकिन उसको बस 22/7 या 3.14 यूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, 3.14 कैसा नंबर है? 3.14 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। 22/7 कैसा है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू क्या होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट तो हमें पता ही नहीं है। देखो यहाँ पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.1415926536, और भी अनंत तक ये चलते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अनंत तक चलते रहेगा। ठीक, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब पाई को क्या कह सकते हैं? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, नहीं निकाला जा सकता। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 3.14 या 22/7 जिसको हम पाई का वैल्यू यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि लगभग मान है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, 3.14 और 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय। ये समझ में आया? यस या नो? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, छोटा सा एक नंबर में पूछ ले कि पाई कैसा है? पाई कैसा है? परिमेय। 3.14 कैसा है? सॉरी, पाई कैसा है? अपरिमेय, इरेशनल। 3.14 कैसा है? परिमेय। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। इन सभी उदाहरण को देखकर मुझे बताओ जल्दी जल्दी कि 4.5 को आप क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय? चलो अभी आंसर आपको ही देना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एक सेकंड, मैं यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ। चलो यहाँ पर मैं आपके लिए दो ऑप्शन दे रहा हूँ। परिमेय के लिए आप बस ए लिख दो, अपरिमेय के लिए आप बी लिख दो। पहला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, बस ए और बी लिखना है। परिमेय लगता है ए लिखिए, अपरिमेय लगता है बी लिखिए। 4.5, 4.5 ए है ना, परिमेय संख्या। आपको पता है 4.5 को हम लिख सकते हैं 45/10, p/q के रूप में बदल गया। आपको सर एक परिमेय संख्या है ना, तो ये वाला कैसा है? परिमेय। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 की बात करो। क्वेश्चन 2 कैसा है? देखो 4 और 9 पूर्ण वर्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है,
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहले हम जोड़ेंगे, तो पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पहले उसको जोड़ देना आप। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये क्या बनेगा, 9 4 13। ऐसा मत करना कि रूट, ऐसा मत कर देना कि √4 + 9 जो लिखा हुआ है ना, इसको आप अगर लिख दोगे √4 + √9 तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखना ही गलत हो जाएगा, अलग अलग नहीं होता। ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे सर ऐसा लिखना गलत होता है, पहले हम उसको जोड़ देते हैं। तो 9 और 4 को जोड़ोगे तो ये 13 मिल जाएगा। और अंदर में क्या दिख रहा है सर, इसको हम लिख भी देंगे √13/1, तो ये पूर्णांक नहीं आ रहा, या फिर अंदर में पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे सर ये वाला नंबर कैसा है, अपरिमेय। ठीक है, तो ये अपरिमेय। √39 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी, परिमेय या अपरिमेय, बी है ना। आपको अगर सर अंदर में कैसा नंबर है, √39, तो 39 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। ठीक है, 39 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो आपको अगर सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखा हुआ है अंदर में, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। बस इतना जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन 4 का तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये तो सिंपली आपको पता है P/Q के रूप में दिखा गया है, दोनों ही पूर्णांक है, तो ये वाला परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, रूट यहाँ पर लिख दिया 49/25, ये संख्या कैसा है, √49/25, वही है, परिमेय के लिए अपरिमेय के लिए भी, बताओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये बन गया √49 ऊपर में, नीचे में √25। ठीक है, दोनों पे वर्ग में चला जाएगा, ये बन गया 7/2, है ना, दोनों ही पूर्ण वर्ग थे। तो आपको सर ये देखो P/Q के रूप में बदल गया। ठीक है, तो आपको सर ये कैसा है, ये एक परिमेय संख्या था। तो पहले यहाँ से सीखना यही है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन को पहले सरल करिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बोला, 5 आना चाहिए। 25 5 का वर्ग। ठीक है, तो 7/5 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या। अगर 2 लिखा है ना जिसने, सही कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पर 2 लिख दिया था। ठीक है, 7/5 एक परिमेय संख्या हो। ठीक, चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में, जितना भी चीज बताया अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, उसके बाद पोल में 1 2 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अपरिमेय है, इरेशनल कौन सा है। एक ही ऑप्शन है जो इरेशनल है, एक ऑप्शन है जो इरेशनल है, बाकी सारे रेशनल है। मतलब एक ही ऑप्शन है जो अपरिमेय है, बाकी सारे परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 1/2, इसका लिखने का मतलब है 1/2 कुछ ऐसे। ये √11 है, और मतलब वर्गमूल 11 है, और ये वर्गमूल 25 है, और 4.5 तो आपको 4.5 दिख ही रहा है। सभी का आंसर आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा जल्दी से, सोच के आंसर करिए, हर एक ऑप्शन को देखिए कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर आपको लगता है अच्छा ये वाला अपरिमेय है, उसको आंसर कीजिए, सोच के आंसर करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे पुल। आसान क्वेश्चन है, स्किप मत करना। ठीक है, जितने बच्चों का हो जाएगा हैंडल्स कर देना। ठीक है, हैंडल्स कर लेना, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों ने किया है, कौन कौन किया है। ऐसे 4 आंसर आ गए, 3 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया। 15 सेकंड रुके, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। अपरिमेय पहचानना है, परिमेय नहीं, अपरिमेय नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बच्चे और हो, मैं रुकता हूँ लास्ट के 10 सेकंड, क्वेश्चन आसान है। चलो, तो जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ गया, मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो आंसर तो आप सभी ने किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर गलत दिख रहा है। अब ये गलत क्यों हुआ है, ये तो बहुत आसान सा था ना। यहाँ पर आप देखो, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, हमें पहचानना सर अपरिमेय संख्या। जो भी अभी मैंने बोला, देखो हर एक चीज को एक्सप्लेन किया अभी आपको। पहला वाला ऑप्शन 4.5, आपको पता सर कोई भी दशमलव वाला संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये 45/10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए यह संख्या जो होगा वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय हो जाएगा। हमें अपरिमेय पहचानना है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। यह संख्या में तो कोई डाउट ही नहीं, 1/2 लिखा ही गया है, ये P/Q के रूप में तो लिख के ही दिया गया है। P का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, Q का वैल्यू 2 मिल रहा है, दोनों ही पूर्णांक है, तो आपको सर ये तो परिमेय संख्या के रूप में दिया ही गया है, तो ये तो परिमेय होगा ही। ठीक है, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी वर्गमूल 11,
11 कभी सॉल्व होगा क्या? ये सिंप्लीफाई होगा? किसी भी संख्या का वर्ग 11 होता है। आपको सर वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ऐसा कोई नंबर लिखा रहे पूर्ण वर्गमूल के अंदर जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 11 नहीं मिलता, तो आप कहोगे सर ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर कैसा है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन डी क्या है? यहाँ भी वर्गमूल है, लेकिन यहाँ पर आपको पता सर 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। तो 25 कैसा नंबर है? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, ये खुद में एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 गुना 5 लिख सकते हैं इसको 25 को, तो ये 5 आ जाएगा, एक बार 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है वर्गमूल का कंसेप्ट। तो आपको अक्सर ये बन गया 5/1, ठीक है। देखो ये p/q के रूप में बदला जा सकता है, या फिर सिंपली बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या है ना, हमें तो अपरिमेय पहचाना था ना। तो आप कहोगे सर ये भी गलत है, तो आंसर सी होगा। समझ में आया? जिन बच्चों का गलत हो गया, 2-3 बच्चे थे, अगर गलत हो गया तो मुझे बताओ, क्लियर हो गया किस रीजन से हमारा आंसर सी होगा? ठीक है, तो सीधे आंसर कहोगे सर हमारा आंसर सी इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी गई थी, ठीक है। चलिए एक लोग क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फिर से एक अपरिमेय संख्या को ही पहचानना है, फिर से आपको एक अपरिमेय संख्या को पहचानना है। अभी मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ। रेशनल नहीं पहचानना, ट्राई करो, जिनका गलत भी हो गया था लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो आप सही करने की कोशिश करोगे, सही हो जाएगा। अच्छा एक ऑप्शन तो पिछले क्वेश्चन वाला ही मिल गया, एक ऑप्शन तो पिछले वाला ही मिल गया। तो आप देखो सर ये परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। सोचो ऐसे कि परिमेय है कि अपरिमेय, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। हर ऑप्शन को चेक करिए, जो अपरिमेय लगे वही आपका आंसर होगा। आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, आपको सरल करना है, सरल करने के बाद ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। हर ऑप्शन को देखिए आप, 3 आंसर आए हैं, तीनों अलग अलग है, ठीक है। हर एक ऑप्शन को सोचिए, ए बी सी या डी। नाइस। तो जितने बच्चों को क्लास में सभी का आंसर आ गया, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि यहाँ पर 2 आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे, हम क्या करेंगे सर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहचानना है अपरिमेय, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहचानना है अपरिमेय संख्या, परिमेय कौन सा नहीं करना, ये सारी हड़बड़ी मत करना एग्जाम। 4.5, 4.5 कई बार आया हमारा, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। देखो 4.5 हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि 4.5 को हम 45/10 लिख सकते हैं। p/q ग्रुप की संख्या है तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 4.5 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये 4.5 है। सीधे बोलोगे सर कोई भी दशमलव संख्या तो परिमेय ही होता है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये वाला परिमेय हो गया, ठीक है। परिमेय हो गया, मैंने लिख दिया परिमेय। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में लिख दिया सर √16/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16/4 कहने का मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 4 से कट जाएगा अंदर में, तो बन गया √4। √4 कहने का मतलब √2 × 2, 2 को गुना करेंगे, या फिर देख सकते हो सर 4 2 का वर्ग होता है, अंदर में पूर्ण वर्ग है, तो कहेंगे सर ये संख्या परिमेय नहीं, ये संख्या परिमेय हो जाएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग है अंदर में, ठीक है। तो कहेंगे ऐसे सॉल्व भी कर लो, तो आपको मिल जाएगा अंदर में 2 × 2 मतलब 1 बार 2, तो ये 2/1 बन गया। तो आप कहोगे सर ये √16/4 को सॉल्व करके 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो p/q के रूप में आ गया नंबर, है ना, बिल्कुल इंटीजर बाय इंटीजर, पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो आप कहोगे सर ये भी हमारा परिमेय संख्या ही है, भले ही यहाँ पर रूट लगाया गया है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, दोनों ही पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग, 4 भी पूर्ण वर्ग। ऑप्शन बी को देखते हैं, चलो डी को देख लो। डी में आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर क्या लिखा गया, 81। 81 कैसा नंबर है? 9 × 9 करने पर 81 मिलता है, तो आप कहोगे सर 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 × 9 81 के लिए, और ये 9 आ जाएगा सॉल्व होकर, ठीक है। तो 9/1 लिख के आप सिंपली इतना भी बोल सकते हो जल्दी से कि 81 जो है सर पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्ग होता है, और वर्गमूल के अंदर का पूर्ण वर्ग संख्या है तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए परिमेय है, नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी है, नहीं होगा आंसर। ऑप्शन डी भी परिमेय नहीं होगा। ए नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, तो बी तो होगा ही ना।
तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्यों, कैसे सोचेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रूट 27/3 लिखा हुआ था, रूट 27/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है रूट 27, 27 किसी का वर्ग नहीं होता, 27 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो सर, हम इसको लिख सकते हैं 9×3=27, 9×3=27, 9 को तोड़िए 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 3 × 3 × 3 और नीचे में 3 है। और सिंप्लीफाई करिए तो आपको पता है 2 बार जो 3 है ये सर एक बार बाहर आ जाएगा, तो एक बार बाहर आ गया 3 और वर्गमूल 3 भी रह जाएगा। ठीक है, एक बार 3 जो अंदर था ये वाले को मैंने अंदर में लिख दिया। ठीक है, ये वाले संख्या को मैंने अंदर में रखा बटा में 3, तो ये 3 से 3 कट गया हमारा, तो बच क्या रहा है रूट 3। तो मतलब सॉल्व करने पर रूट 27/3 जो है ये वर्गमूल 3 के बराबर आ रहा है, वर्गमूल 3 आ रहा है। और वर्गमूल 3 कैसा है, वर्गमूल 3/1 अपरिमेय संख्या दिख गया आपको यहाँ पर, तो यह वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, इस वाले नंबर को आप अपरिमेय कह सकते हो। ठीक है, तो यह अपरिमेय है। समझ में आया, क्योंकि इसको p/q रूप में लिख भी दोगे तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, जो कि पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। चलिए, तो इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, आज इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में इसके आगे के कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास आपकी प्रॉब्ली शुभम सर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अभी कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट किसी का भी, समझ में आ गया सारा।